बैटल थ्रू द हेवेंस की सोसम सी वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर अपना जियावियन और मास्टर यावलो जाने वाले पिल्टा वाले यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, जो जियावियन होता है वो परफॉर्म डिस्गाइज एक्ट और विल लाइटनिंग पवेलियन को तबाह कर देता है। और एंड में हमने हैन यूई और हैन ज़ुई को भी देखा था। और अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। फॉलिंग स्टार पवेलियन का ये बदला तकरीबन 10 दिनों तक चलता रहता है और इन 10 दिनों के अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन के रिटेलिएशन फोर्स ने तकरीबन 20 से 20 सेक्ट को इनाइलेट कर दिया था। और ये सभी फैक्शन जो कि पावरफुल नहीं होती है फॉलिंग स्टार पवेलियन की आर्मी के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन की आर्मी को एक बैंशिंग तो एक दूशिंग लीड कर रहे होते हैं। और फॉलिंग स्टार पवेलियन की ऐसी मारकाट से कई फैक्शंस अंदर से कांप जाते हैं। और इससे पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन सेंटर प्लान के एक छोटे से हिस्से में शांति से बना रहा है। और तब फॉलिंग स्टार पवेलियन अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को शो नहीं करता तो काफी फैक्शंस इन्हें हल्के मिलने लगे थे। लेकिन फॉलिंग स्टार पवेलियन के इस बदले ने सभी को दिखाते हैं कि फॉलिंग स्टार पवेलियन कोई सॉफ्ट फैक्शन नहीं है। और अगर कोई फालतू में उससे पंगे लेगा तो फिर उनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होगी यार। जब 10 दिन गुजर जाते हैं तो फॉलिंग स्टार पवेलियन की आर्मी पीछे हटने लगती है, क्योंकि एट द एंड ये लोग भी ज्यादा मारकाट नहीं मचाना चाहते थे। और जिन जिन लोगों को नरक भेजने की जरूरत है उन्हें फॉलिंग स्टार पवेलियन की मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती, क्योंकि ऐसा करने पे ये लोग अपने अथॉरिटी को सेंटर प्लान के अंदर स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन फॉलिंग स्टार पवेलियन का सेंटर प्लान के अंदर खून खराब फैलाने का कोई भी इरादा नहीं होता। और इसी वजह से जियावियन और मास्टर यावलो सिचुएशन को काफी अच्छे से संभालते हैं। और जब फॉलिंग स्टार पवेलियन अपनी बदले की आग को बुझा रहा होता है तो होल ऑफ सोल एकदम शांत रहता है और वो लोग परफॉर्म डिस्गाइज एक्ट की हेल्प करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट को नहीं भेजते। लेकिन इस चीज की वजह से जियावियन के ग्रुप की अलर्टनेस बिल्कुल भी कम नहीं होती, क्योंकि होल ऑफ सोल हमेशा से बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस रहा है। और अगर वो अभी अटैक नहीं कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो लोग अभी अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसे ही सही टाइम आएगा तो ये फॉलिंग स्टार पवेलियन को कोई भी मौका नहीं देंगे। और इसी वजह से होल ऑफ सोल के नाम के तूफान को जियावियन ग्रुप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। और भले ही अभी जियावियन एक जेन्युइन दोशिंग बन चुका हो, लेकिन जब सामने होल ऑफ सोल और हनकलैन जैसे सुपर फैक्शन मौजूद हो तो फिर उसे भी काफी अलर्ट रहने की जरूरत है। और अगर ये लोग होल ऑफ सोल से फाइट ही करना चाहते हैं तो अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उस न्यू अलायंस को फॉर्म करना। और इसी वजह से जब फॉलिंग स्टार पवेलियन की आर्मी वापस लौट रही होती है तब दो एक्सपर्ट दो लेटर्स को लेके बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेट चले जाते हैं। और भले ये दोनों फैक्शन पिल्टा और जितने भयानक ना हो, लेकिन ये दोनों भी सेंटर प्लान के अंदर तो फैक्शन बोले जाते हैं। और इन दोनों फैक्शन के अलायंस में ज्वाइन होने के बाद अलायंस की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। और अभी छोटे छोटे फैक्शंस को इनवाइट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर तीनों बड़े बड़े फैक्शंस अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर छोटे बड़े फैक्शंस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए खुद आगे आएंगे। और जब सभी की स्ट्रेंथ कंबाइन हो जाएगी तो जियावियन एक ऐसे अलायंस को फॉर्म कर चुका होगा जो कि होल ऑफ सोल से कंपेरेबल होगी। और आसमान में उन दोनों बंदों को गायब होते हुए दिख जियावियन थोड़ा हेल्पलेस फील करता है। और अभी बस जियावियन को उन दोनों फैक्शन के रिप्लाई का वेट करना था। और अगर वो लोग बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्ट को अलायंस ज्वाइन करने के लिए कन्विंस नहीं कर पाते तो फिर अलायंस को एक बहुत बड़ा झटका होगा। क्या सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फ्लावर सेक्ट एक बहुत बड़े होल को। और भले ये होल काफी बड़ा हो लेकिन अभी ये काफी खाली खाली लगता है। और अभी इस होल के अंदर बस कुछ ही लोग बैठे हुए थे, इन लोगों में यूनियन भी मौजूद होती है। और भले ही अभी यूनियन फ्लावर सेक्ट के चीफ हो लेकिन उसने लीडर की सीट को बिल्कुल भी नहीं लिया होता, बल्कि उस लीडर की सीट में बैठी होती है अभी दो लेडीज। और इन दोनों ने ग्रे कलर के कपड़ों को पहन के रखा था और इन दोनों के नीचे वाली सीट पे कहीं फ्लावर सेक्ट की एल्डर्स बैठी हुई थी। लेकिन जब ये सभी लेडी इन दोनों लेडीज को देखती है तो इनकी आंखों में रिस्पेक्ट अलग से देखी जा सकती थी यार। तभी उस लीडर की सीट पे बैठी हुई उन दोनों लेडीज में से कहती है कि फर्स्ट एल्डर आपका इस ऑफर को लेके क्या ओपिनियन है। और अभी इस लेडी के आते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन का वॉइस कोड मौजूद होता है जिसे कि जियावियन ने भेजा था। और लीडर की सीट पे बैठी हुई इस लेडी क्वेश्चन को सुन के फर्स्ट एल्डर थोड़ा हिचकिचाने लगती है और वो अपनी रिस्पेक्टफुल आवाज में कहती है ग्रैंड लीडर अभी का फॉलिंग स्टार पवेलियन पहले से काफी बदल चुका है। और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो अभी हमारा फ्लावर सेक्टर भी उनसे कंपेयर नहीं कर सकता। लेकिन भले ही उनकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी हो लेकिन अभी भी उनके बीच और होल ऑफ सोल के बीच काफी बड़ा पावर गैप है। और अभी फॉलिंग स्टार पवेलियन और होल ऑफ सोल के बीच दुश्मनी हो चुकी है कि उन दोनों में से कोई एक ही एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर हम इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाते हैं तो फिर इसका सीधा मतलब होगा कि हम होल ऑफ सोल से पंगे लेंगे। और होल ऑफ सोल के खिलाफ खड़ा होना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और फर्स्ट एल्डर के इन शब्दों को सुनकर लीडर के सीट पे बैठी हुई वो लेडी अपने सर को हाँ में हिला देती है और वो कहते हैं कि ये मैंने भी गेस नहीं किया था कि याओ चेन अभी तक जिंदा होगा। और ऊपर से अब उसकी स्ट्रेंथ बैंशिंग के हाई लेवल पे पहुंच चुकी है। और वहीं वो उसका ठरके चला याओ चेन से भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि उसने याओ चेन की स्ट्रेंथ को पीछे छोड़ते हुए सीधा दूसरे क्लास में एंटर कर लिया। और ऐसे स्ट्रेंथ ऑलरेडी हमारे फ्लावर सेक्टर से काफी ऊपर जा चुकी है। और वहीं अगर बात करें होल ऑफ सोल की तो फिर पास्ट में हमारे और होल ऑफ सोल के बीच भी काफी बार फाइट हो चुकी है और उन बहुतों से डील करना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और अभी तक यूनियन एकदम शांत रहती है, लेकिन कुछ भी हो जाए उसे जियावियन की साइड में ही खड़ा होना था। वो कहते हैं ग्रैंड एल्डर भले ये अलायंस काफी ज्यादा रिस्की हो लेकिन ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि पिछले कई सालों से हमारे फ्लावर सेक्टर की डेवलपमेंट काफी हद तक रुक चुकी है और पिछले कई सालों से परफॉर्म डिस्गाइज सेक्टर में सप्रेस करता आ रहा था। और इसी वजह से अगर हम इस अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हमारी रेपुटेशन डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यूनियन के इन शब्दों को सुनकर वो ग्रैंड लीडर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि परफॉर्म डिस्गाइज सेक्टर सच में काफी ज्यादा ट्रबलसम था। और उस टाइम पे मैं और बिग सिस्टर भी बैंशिंग क्लास के इंटरमीडिएट लेवल पे हुआ करती थी और अगर तब हम दोनों साथ मिलकर भी फाइट करे तो हम उस ओल्ड डेमन आर्मी को बस रोक ही पाते। और जब बिग सिस्टर की स्ट्रेंथ बैंशिंग क्लास के हाई लेवल पे पहुंच चुकी थी तो हम लोग उस ओल्ड डेमन आर्मी से फाइट करना चाहते थे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बात है कि जियावियन ने उसे ऑलरेडी
नरक भेज दिया है। और तभी से येलो कपड़ों वाली लेडी की इमोशनलेस आकर जाती है यूनियन के ऊपर और वो कहती है यूनियन रूमर्स के हिसाब से तुम्हारे और जैन के बीच कुछ रिलेशनशिप है और अगर तुम मुझे फ्लावर सेक्टर के साइड में ले आती हो तो फिर ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और इस लेडी के इन शब्दों को सुनने के बाद यूनियन के पास भी अपने सर को हिलाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता। और भले ये ग्रैंड एल्डर एक्सट्रीमली ओल्ड हो लेकिन इस दूसरे को टीज करने में काफी मजा आता है। और यूनियन के ऐसे एक्सप्रेशंस को देख के वो येलो कपड़े वाली लेडी मुस्कुराने लगती है और कहती है कि इस मैटर को लेके बिग सिस्टर ही अपना डिसीजन लेगी और ये कहते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है। और ये सुन के उसके साइड में बैठी हुई लेडी जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला होता वो स्क्रॉल इसके हाथ में चला जाता है और तभी सभी का ध्यान जाता है इस ओल्ड वुमन के ऊपर। और अभी यूनियन के हाथ भी कस चुके थे और भले यूनियन फ्लावर सेक्टर की चीफ बन चुकी हो लेकिन जब बात होती है बड़े मैटर पे डिसीजन लेने की तो उसे भी इन दोनों ग्रैंड एल्डर की राय लेनी होगी। और अभी यूनियन को फॉलोइंग स्टार पवेलियन सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता होता है और इसी वजह से वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि उसका फ्लावर सेक्टर फॉलोइंग स्टार पवेलियन की साइड में आ जाए। और जब सभी लोग ध्यान से ओल्ड वुमन को देख रहे होते हैं तो उसकी भौहें भी सिकुड़ जाती है और वो सीधी बात नो बकवास करते हुए कहती है कि अलायंस को ज्वाइन करके होल ऑफ सोल्ड से फाइट करो। और इस ओल्ड वुमन के इन शब्दों को सुन के यूनियन को ऐसा लगता है जैसे कि उसकी छाती पे से एक बहुत बड़ा पत्थर हट गया हो। और ये सुन के जो बाकी की एल्डर्स होती है वो भी थोड़ा हिचकिचाने के बाद हाँ में नोट कर देती है। और साइड में बैठी हुई वो येलो कपड़े वाली लेडी अपनी बिग सिस्टर के इस डिसीजन को सुन के काफी हेल्पलेस फील करती है और कहती है कि मैं जानती थी कि तुम यही डिसीजन लोगी क्योंकि एक बार तुम उस ओल्ड फेलो के लिए यहाँ तक कि हमारे टीचर से भी लड़ चुकी हो लेकिन तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि ओल्ड फेलो इन सब फीलिंग्स की कोई भी परवाह नहीं करता। और जब ये सुन के वो ओल्ड वुमन कोई भी रिप्लाई नहीं करती तो वो येलो कपड़े वाली लेडी अपने हाथ को मूव कर देती है और कहती है क्योंकि बिग सिस्टर ने डिसीजन ले लिया है तो फिर फॉलोइंग स्टार पवेलियन को रिप्लाई भेज दिया जाए। ये सुन के फ्लावर सेट के सारे मेंबर्स अपने सर को हाँ में लाते हैं। अबे एवी थोड़ी ना जलवा है भाई, ये जो ओल्ड वुमन है ना ये सेटिंग है मास्टर यावला की। यार इसी के साथ सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं बर्निंग फ्लेम वैली को और ये सीन होता है बर्निंग फ्लेम वैली के बैम्बू फॉरेस्ट का। और तभी एक बुड्ढा जिसके बाल एकदम लाल होते हैं वो स्कूल को टेबल पे दे मारता है और वो इम्पल्सिव होते हुए कहता है कि अलायंस को फॉर्म करके होल ऑफ सोल को नाराज करना। और भले वो बहुत कैटेगरी के लोग काफी ज्यादा घटिया हो लेकिन बिना किसी रीजन के हम उन्हें नाराज क्यों करें, इस ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर दो। बुड्ढे की इस बात को सुन के टेंगो और टेंगजिंग जो कि टेबल के सामने बैठे होते हैं उन दोनों के चेहरे पे काफी कड़वाहट भरे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। और भले ही बुड्ढा काफी ज्यादा जीत चुका हो लेकिन गुस्सा इसके अंदर अभी भी भरा हुआ है और गुस्से से ये सब बातें कहने के बाद वो बुड्ढा खतरनाक तरीके से खांसने लगता है और इस वजह से बुड्ढे के चेहरे एकदम रेड पड़ चुका था। तभी टैंगो आके उसकी कमर को सहलाने लगती है और टैंगो के तपता पाने के बाद बुड्ढे के एक्सप्रेशंस थोड़े ठीक हो जाते हैं और वो टेबल पे पड़े उस स्कोर को देख के कहता है कि वो जियान एक 1 स्टार दोष है और ऊपर से वो यंग भी है और अगर उसके लुक अच्छे हैं तो मुझसे टैंगो से शादी करने के लिए बोलो और अगर ऐसा होता है तो मैं तुरंत इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए मान जाऊंगा। अबे बुड्ढे तुझे मरने से डर नहीं लगता कि दो महारानियां बैठी है उसकी वहाँ पे और अगर उन्हें इस चीज के बारे में पता चल गया ना तुझे जिंदा कोई जितना में जला डालेगी वो। और अभी जो टैंगो होती है वो उस बुड्ढे की पीठ को सहला रही होती है लेकिन जैसे ही शब्द उसके कानों में जाते हैं तो तुरंत ही उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है और एट द सेम टाइम वो घुमा के एक रैप्टर बुड्ढे की पीठ में दे मारती है और कहते हैं कि बुड्ढे तो सटिया चुका है, क्या बकवास कर रहा है, अगर तू ऐसी बकवास करता रहा फिर जब तू मरेगा तुझे कोई गुड बाय बोलने भी नहीं आने वाला। और ऐसे सीन को देख के टैंगजिंग कांचते हुए कहते हैं कि और सही से बिहेव करो। अभी उस लाल बालों वाले बुड्ढे के चेहरे पे भी अजीब से एक्सप्रेशंस मौजूद थे और वो कहते हैं कि इतने कम एज में इतने अचीवमेंट्स को हासिल करना ये दिखाता है कि जियान कितना ज्यादा फ्राइटनिंग है और ऊपर से तुम दोनों को भी अपने साइड में कर लेना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है और ये दिखाता है कि इस इंसान का इंप्रेशन तुम लोगों के ऊपर काफी शानदार है क्योंकि कोई ऐसा इंसान होगा जो कि तुम दोनों को साथ में खुश कर सके। और इस बुड्ढे की इस बात को सुनकर टैंगो और कुछ भी नहीं कहती, वो शांति रहती है और वो चुपचाप जाके अपनी चेयर पे बैठ जाती है। तभी टैंगजिंग हेल्पलेस तरीके से अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि एंसेस्टर उन लोगों ने ये भी बोला है कि अगर आप अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर देते हो तो फिर वो आपकी बॉडी की हिडन इंजरीज को भी एकदम ठीक कर देंगे। और जैसे ये शब्द लाल बालों वाले बुड्ढे कानों में जाते हैं तो तुरंत उसकी भौहें ऊपर उठ जाती है जिसके बाद वो आराम से अपनी चेयर के ऊपर बैठते हुए टेबल पर से एक फ्रूट को उठाता है और उस फ्रूट को खतरनाक तरीके से बाइट करते हुए कहता है कि अगर मैं एग्री ना करूँ तो। ये सुनकर टैंगजिंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर आप एग्री भी नहीं करते हो तो तब भी जियान ने कहा है कि वो आपकी हिडन इंजरीज को ठीक कर देगा। और ये सुन के वो लाल बालों वाला बुड्ढा जो कि उस फ्रूट को चबा रहा होता है उसका मुंह वहीं पे थम जाता है और फिर वो एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उस फ्रूट को साइड में फेंक देता है और फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है कि ये छोटा लड़का कुछ ज्यादा ही चालाक है और अगर उसने लास्ट में ये नहीं बोला होता तो फिर मैं अलायंस के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। ये सुन के टैंगजिंग हंसते हुए कहते हैं कि आपका मतलब है एंसेस्टर। अभी वो लाल बालों वाला बुड्ढा अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और जैसे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है तो उसकी बॉडी से एक भयानक लेवल का ऑरा फैलता है। यार तो बुड्ढा कहता है कि अलायंस को ज्वाइन किया जाए और मुझे अपने आप को शौक हुए काफी टाइम हो चुका है और क्या भी एक कॉन्टिनेंट इस एंसेस्टर हानियन को जानता है। यार इसी के साथ हमारा सीन चेंज होता है और हमें वापस से फॉलोइंग स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पे भी जियान अपने सामने खड़े हुए दोनों एल्डर्स को देख रहा था और तभी जियान उन दोनों एल्डर से पूछता है कि बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्टर ने अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर दिया है। ये सुन के जैसे ही दोनों एल्डर पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं तो जियान तुरंत ही अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अभी उसका चेहरा खुशी से भर चुका था। तभी फॉलोइंग स्टार पवेलियन के एल्डर मुस्कुराते हुए कहता है कि फ्लावर सेक्टर और बर्निंग फ्लेम वैली ने हमें क्लियर रिप्लाई दिया है और अब बस वो लोग जूनियर पवेलियन चीफ के दोबारा इस न्यूज को अनाउंस करने का वेट कर रहे हैं। और जैसे इन शब्दों को काइलिन और बाकी सभी लोग सुनते हैं तो वो एक चैन की सांस लेते हैं और अब क्योंकि इन दोनों फैक्शन ने अलायंस को ज्वाइन करने के लिए
एग्री कर दिया है तो फिर आगे के मैटर काफी आसान हो जाएंगे। और फ्लावर सेक्टर और बर्निंग फ्लेम वैली सेंट्रल प्लान के अंदर एक काफी खतरनाक रेपुटेशन को पोजेस करते हैं और इन दोनों के ज्वाइन करने के बाद बिना किसी डाउट के अलायंस की रेपुटेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर स्टीरियोफैंग अलायंस से परफॉर्म रिवर अलायंस को कंपेयर करे तो वो इनके सामने चाय कम पानी है। तभी मास्टर यावलो भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अलायंस को फॉर्म करने की ये प्रोसेस इतनी स्मूथ जाने वाली है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल कोई ऑर्डिनरी फैक्शन नहीं और इनके खिलाफ होने में काफी बड़ा जिगरा चाहिए होता है यार। तभी काइलिन कहती है कि अगर ऐसी ही बातें हम इस मैटर के ऊपर डिस्कशन करने के लिए इन दोनों फैक्शन से कम मिल रहे हैं। और काइलिन की इस बात को सुन के मास्टर यावलो अपने सर को हिलाते हुए कहते हैं कि अभी इतनी जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है और भले बर्निंग फ्लेम वैली और फ्लावर सेक्टर ने हमारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर दिया हो, लेकिन ये फिर भी काफी नहीं है। और अगर हम सच में हॉल ऑफ सोल से फाइट करना चाहते हैं फिर हमें पिल टावर को भी अलायंस को ज्वाइन करवाना होगा, वरना हमारे लिए चीजें बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी। ये सुन के ज़ियान भी हल्का सा नोट कर देता है और अभी उसकी चेहरे खुशी भी थोड़ी कम हो चुकी थी और उसे भी अच्छे से पता था कि अगर इन तीनों फैक्शंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है तो वो पिल टावर है और इस फैक्शन के पास सेंट्रल प्लान से भयानक लेवल के एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करने की खतरनाक एबिलिटी मौजूद है। और अगर ये ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर सच में अलायंस की रेपुटेशन अनबिलीवेबल लेवल पे पहुंच चुकी होगी। और अगर उस टाइम पे ये लोग हॉल ऑफ सोल से भी हेड ऑन टकराते हैं तो ये बिल्कुल भी वीक नहीं होंगे। और ज़ियान को अच्छे से पता होता है कि पिल टावर को अलायंस को ज्वाइन करवाने में से काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पिल टावर ने हमेशा से अपने आप को न्यूट्रल रखा है और जब से पिल टावर की शुरुआत हुई है तो वो किसी भी अलायंस से नहीं जुड़े। और भले ही हॉल ऑफ सोल से इनकी नफरत इनकी हड्डियों तक जा चुकी हो, लेकिन फिर भी अलायंस को ज्वाइन करवाना काफी डिफिकल्ट होने वाला है। अभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं कि हमें चेक करने के लिए पिल टावर भी एक ऐसे लेटर भेजना चाहिए। सुन के यावलो अपने सर को हिलाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें इस मैटर को बहुत ही केयरफुल तरीके से हैंडल करना होगा और अगर हम लोग सच में चाहते हैं कि पिल टावर अलायंस को ज्वाइन करें तो फिर मुझे और ज़ियान को पर्सनली वापस जाना होगा और अगर हम दोनों के अलावा वहाँ पे कोई और जाता है तो फिर एंड में रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। काइलिन भी इस बात से एग्री करती है, वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर यही ठीक है और जब आप लोग यहाँ से पिल टावर के लिए निकलोगे तो मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन का ध्यान रखूंगी और इस टाइम पे हमारे ऑलमोस्ट सभी मैटर सोल्व हो चुके हैं तो फिर अभी हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कहने के बाद वो देखते हैं यावलो को और फिर आगे कहती है तो फिर आप लोग कब निकलने वाले। और काइलिन को भी अच्छे से पता था कि पिल टावर जो भी डिसीजन लेगा वो अलायंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इस मैटर को बहुत ही केयरफुल तरीके से हैंडल करना होगा। तभी ज़ियान मास्टर यावलो से आंखों ही आंखों में बात करता है और तभी दोनों यहाँ में नोट कर देते हैं और इस मैटर को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। यावलो कहते हैं कि हम और भी देरी नहीं कर सकते, हमें आज यहाँ से रवाना होना होगा। और इस डिसीजन पे पहुंचने के बाद मास्टर यावलो और ज़ियान और भी टाइम वेस्ट नहीं करते और दोनों ही कुछ चीजों को प्रिपेयर करने के बाद पिल रीजन के लिए निकल चुके थे। और क्योंकि फॉलिंग स्टार पवेलियन अभी स्टेबलाइज हुआ है तो पिल टावर ये दोनों गुरु और चेलाई जाते हैं और काइलिन लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग यहीं पे रुक के फॉलिंग स्टार पवेलियन को गार्ड करने का काम करेंगे। और ज़ियान और मास्टर यावलो दोनों को एक लीड दूशेंग बोला जा सकता है तो फिर ये नॉर्मल सी बात है कि इनकी स्पीड से कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट मैच नहीं कर सकता और इसी रीजन की वजह से बहुत ही जल्दी स्पेस को फाड़ते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और ऐसी भयानक स्पीड की वजह से उन्हें पिल रीजन की होली सिटी तक पहुंचने में सिर्फ 5 दिन ही लगता है। और जैसे ज़ियान दोबारा से होली पिल सिटी को देखते हैं तो उसकी आंखों में इमोशंस छलकने लगते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से ज़ियान का नाम सेंट्रल प्लान के अंदर चारों तरफ फैला था और पिल गैदरिंग के टाइम ज़ियान ने अपनी स्ट्रेंथ के दम पे पूरा तख्ता पलट के हॉल ऑफ सोल को धूल चटा दी थी और इसी रीजन की वजह से पिल गैदरिंग का चैंपियन स्पॉट हॉल ऑफ सोल को नहीं मिल पाया था। और अगर सच में इसके बारे में बात करें तो पिल टावर के ऊपर अभी ज़ियान का एक एहसान है और अगर पिल गैदरिंग का चैंपियन हॉल ऑफ सोल का वर्ल्ड भोगू बन जाता तो फिर पिल टावर के अंडरवर्ल्ड में थू हो जाती, बोले तो नाक कट जाती यार। होली पिल सिटी में एंटर करने के बाद ज़ियान और यावलो बिल्कुल भी नहीं रुकते बल्कि वो सीधा पिल टावर के अंदर एंटर कर जाते हैं। बल इसी सीन के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में अपने मास्टर यावलो की मुलाकात होगी उनकी सेटिंग से और मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे और अगर आप लोग समझ गए हो तो कमेंट में जरूर से बताना। और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और अगर मन करे तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड में मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।